नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये हमारी 7 मिनट सीरीज़ का साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, अच्छा जो पेपर आता है वो स्टेटमेंट वाइज आता है, वन लाइनर क्वेश्चन थोड़े से कम रहते हैं, इसीलिए आपका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट में गलती हो जाती है। तो पहला पॉइंट है हमारा पॉलीमर। पॉलीमर ग्रीक भाषा के पॉली और मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग या इकाई, यानी कि बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के जो बने होते हैं उन्हीं को हम पॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक बहुलक कपास है जो सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, अब ये सेलुलोज कौन सी इकाइयों से निर्मित होगा, क्योंकि मैंने बताया ना बहुलक इकाइयों से निर्मित होता है, तो ये ग्लूकोज से निर्मित होता है। ये लाइन पूरी एनसीईआरटी से ही मैंने ली हुई है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन के आता है। सिंथेटिक फाइबर मैंने, अगर आपने क्लास 6 के मेरे एनसीईआरटी नोट्स नहीं देखे हैं तो आप जाइए देखिए उसको, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ वैसे। और तो उसमें मैंने बताया था संश्लेषित रेसे वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जिन्हें रेयॉन जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो उसमें रेशम के समान गुण होते हैं। ठीक है, रेशम के समान होते हैं लेकिन रेशम प्राकृतिक रूप से बनता है और इसको हम लोग मैन मेड यानी कि इंसान बनाते हैं। तो ये बनता कैसे है, जो कास्ट लुगदी को इंग्लिश में कहते हैं वुड पल्प, यानी कि जो लकड़ी का पल्प होता है उससे प्राप्त हुआ है रेयॉन, और रासायनिक तरीके से बनाया जाता है ये रेशम से, लेकिन सस्ता होता है। और अगले रेयॉन को अगर कपास के साथ मिला करके बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं और रेयॉन को अगर ऊन के साथ मिला करके कालीन बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है नायलॉन। 1931 में कोयले, जल और वायु से बनाया। ठीक है, इसे किससे बनाया गया, कोयले, जल और वायु से बनाया गया। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने रेड पेन से लिखा है कि यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, यानी कि अगर पूछा जाए कि पहला कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर कौन सा है तो वो यही था, नायलॉन था। यह प्रबल होता है, यानी कि बहुत मजबूत होता है, हल्का होता है, चमकीला होता है, धुलने में भी आसान होता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, मोजे, रस्सी, तंबू, ब्रश और स्लीपिंग बैग है ये, और पैराशूट में किया जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये इतना मजबूत होता है कि पैराशूट या फिर माउंटेन चढ़ने वाली जो रस्सी होती है ना उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल ये इतना ही मजबूत होता है। इसका तार इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिस्टर। इसमें सिलवटें नहीं पड़ती। एरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। तो स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आते हैं। पेट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पेट ये यूपी वाला पेट नहीं है, ये पॉली एथिलीन टरथलेट, इसका फुल फॉर्म है पॉली एथिलीन टरथलेट। ये एक पॉलिस्टर होता है जिसका उपयोग जो बोतलें होती हैं, पानी रखने वाली बोतलें, या जो किचन में जार यूज़ होते हैं जिसमें हम लोग चीनी या फिर चायपत्ती वगैरह रखते हैं, उनमें इसका उपयोग होता है। फिल्म और तार बनाने में भी उपयोग होता है। एस्टर क्या होता है, एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। ठीक है, एस्टर फलों को उनकी गंध, ये एस्टर इसमें यूज़ हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे मेंशन था एनसीईआरटी में। पॉलीकॉट, अब सीधी सी बात है, पॉली में अगर कॉटन, पॉलिएस्टर में अगर कॉटन मिला दिया जाएगा यानी कि कपास मिला दिया जाएगा तो उसको पॉलीकॉट बोला जाता है। और पॉलीवूल, जब पॉलिएस्टर में वूल यानी कि ऊन मिला दिया जाएगा तो उसको पॉलीवूल बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे। एक्रेलिक ऊन के समान दिखता है लेकिन ये ऊन नहीं होता क्योंकि सिंथेटिक है, इसको इंसानों ने बनाया, इसी वजह से ये कम महंगा होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, प्राकृतिक चीज़ों का अल्टरनेटिव निकाल लिया है। तो ये सारे सिंथेटिक फाइबर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि जो सिंथेटिक रेसे होते हैं वो गर्म करने पे पिघल जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि किचन में हम लोगों को कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए या फिर सिंथेटिक फाइबर का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिब्बे वाला पोर्शन है। सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम के कच्चे माल पेट्रो रसायन से विविध प्रक्रमों से तैयार किया जाता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि रासायनिक रूप में पेट्रो रसायन के साथ एक प्रोसेस किया जाता है जिससे इनको तैयार किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है। ठीक है, इसकी व्यवस्था कैसी होती है कि प्लास्टिक जो चीज़ें बनी होती हैं उनमें एक जैसी व्यवस्था नहीं होती, किसी में रेखीय होती है, किसी में क्रॉसबद्ध होती है। इनका पुनः चक्रण किया जाता है, यानी कि रिसाइकिल इनको किया जा सकता है। अब पॉलीथीन, जो पॉलीथीन हम लोग यूज़ करते हैं ये पॉली प्लस एथीन। अब यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा यहाँ पे किसका पॉलीमर होता है, इथीन का होता है या एथीन आप बोल सकते हैं, इसका पॉलीमर। अब पढ़ेंगे जो प्लास्टिक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं। जैसे अगर हम खिलौने को गर्म करेंगे तो आसानी से मुड़ जाएगा, कंघियाँ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आसानी से मुड़ जाती हैं। पॉलीथीन
देखा ही होगा आपने, पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, ये सब आसानी से मुड़ जाते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग क्या होता है, जिसको एक बार अगर सांचे में डाल दिया तो वो आसानी से नर्म, गर्म करने पर भी नर्म नहीं होता, इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। अब देखिए सेटिंग से याद रखिएगा, ये सांचे में डाल दिया, सेट हो गया, फिर दोबारा इसको गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। अब एग्जाम्पल में इसके याद रखिएगा बेकेलाइट और मेलामाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट और मेलामाइन। आप प्रीवियस उठा के देखिएगा, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। बेकेलाइट क्या होता है, इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। की वजह से जो बिजली के स्विच होते हैं या जो बर्तनों के हत्थे होते हैं उनमें बेकेलाइट का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है, यह आग का प्रतिरोधक होता है, ठीक है, आपको बहुत अधिक सह सकता है, ठीक है। तो यह फर्श की टाइलों में और बर्तनों में, कपड़े बनाने में यूज़ होता है। जो कपड़े कौन से, जो आपने देखा होगा जो आग बुझाने वाले जो आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उनके कपड़ों में इन्हीं का ही यूज़ किया जाता है, मेलामाइन का यूज़। आप पढ़ेंगे टेफ्लॉन क्या होता है, तो टेफ्लॉन प्लास्टिक, वो प्लास्टिक होता है, टेफ्लॉन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। तो भोजन पकाने के पात्रों में टेफ्लॉन का ही यूज़ किया जाता है। देखा होगा जो कुछ एक प्लास्टिक के बर्तन नहीं होते या फिर माइक्रोवेव वाले, आप समझ सकते हो, उन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण वो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ के टाइप हैं, ठीक है। वो पदार्थ होते हैं जिनमें जीवाणु क्रिया करके उनको अपघटित कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम मिट्टी में कुछ दिन के लिए मिट्टी के अंदर हम कागज़ रख दें तो थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उस पर जीवाणु ने अभिक्रिया करके उसको समाप्त कर दिया है, मतलब डिकम्पोज कर दिया है। जैसे सूती हो गया, सूती कपड़ा हो गया, क्योंकि वो कॉटन, वो नेचुरल है ना, पौधे हो गए, ठीक है, जंतु हो गए, इन पे ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन जैव अनिम्नीकरण क्या होता है, जो आसानी से विघटित नहीं होते, उनके सालों साल, 100 साल लग जाते हैं। जैसे टिन हो गया, एल्युमिनियम बॉक्स हो गया, प्लास्टिक बैग हो गया, ठीक है। कहते नहीं प्लास्टिक का इसीलिए हमको यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि इस पे जीवाणु जल्दी क्रिया नहीं कर पाती है, उनको करने में बहुत टाइम लगता है, इसका डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, कई साल लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे 5R क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में ही याद करिएगा। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर, रिफ्यूज़। हिंदी में सुनिए। रिड्यूस का मतलब कम यूज़ करना। अब 5R का मतलब है ऐसी चीज़ें जो जैव अनिम्नीकरण में आती हैं, उनको कम यूज़ करना। रीयूज, अगर यूज़ कर भी लिया तो दोबारा यूज़ करिए। रिसाइकिल बताया था ना कि उनको चेंज करना, उसका शेप चेंज कर लेना, उसको पिघला करके कुछ और शेप दे देना। रिकवर, दोबारा प्राप्त करना। और रिफ्यूज़ का मतलब मना ही कर दें, इससे अच्छा हम करना। तो चलिए हम लोग शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और